पृथ्वीराज के बारे में एक मत तो है नहीं, और ये कोई भी इतिहासकार जानता है कि किसी भी इतिहास के बारे में एक मत नहीं है। मैं शुरुआत करता हूँ अमर चित्रकथा से। उन्होंने पहले कहा कि हम तो जानते हैं कि उनको नहीं मारा है। मैंने कहा सर आप अब वाइकिपीडिया देख रहे थे, ज़रा थोड़ा और आगे देख लीजिए। मैं बता दूं कि दुर्गा केदार गोरी का कवि है। भाषा कोई रुका हुआ पानी नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है चंद्र प्रकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुभकामनाएं इस बात की कि फिल्म रिलीज़ हो गई है और जो प्यार मिल रहा है जिन लोगों का, उसके लिए भी आपको बधाई। पर ये मौका ऐसा होता है कि इस परीक्षा में प्यार भी मिलता है और आलोचना भी मिलती है। बिल्कुल सही। मैं जानता हूँ आलोचना से आप थोड़े दुखी हैं, तो आपकी बात। आलोचना से दुखी क्यों होते हैं लोग, उसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि आलोचना जो करें, मैं समझ सकता हूँ इतिहासकार आलोचना करें, इतिहासकार अपना मत रखें। पृथ्वीराज के बारे में एक मत तो है नहीं, और ये कोई भी इतिहासकार जानता है कि किसी भी इतिहास के बारे में एक मत नहीं है। चूँकि मेरा मत आप स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए दूसरे के मत को खारिज कर दें, उसको स्वीकार ही न करें, ये मुझे लगता है न इतिहास की परंपरा है न साहित्य की परंपरा है। संक्षेप में मैं ये कहूँगा कि यदि चंद बरदाई पृथ्वीराज के बारे में लिखता है तो वो बिल्कुल झूठ है, वो बिल्कुल कल्पना है। यदि जैनक पृथ्वीराज के बारे में महाकाव्य लिखते हैं तो वो बिल्कुल कल्पना है। लेकिन अगर अबुल फजल लिखते हैं तो वो सच्चाई है, अगर अलबरूनी लिखते हैं तो वो सच्चाई है। इस पर मुझे थोड़ी सी आपत्ति है कि हम काव्य को काव्य की तरह से देखें, इतिहास को इतिहास की तरह से। और जब हमारे पास लिखा हुआ इतिहास नहीं होता है तो हम काव्य में भी इतिहास ढूंढते हैं। इतिहास को ढूंढने की परंपरा में, जिसे हम लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं, उस सोर्स के आधार पर मैंने हमेशा कहा है, शुरू से कहा है, यशराज फिल्म्स ने कहा है कि हम पृथ्वीराज रासो और जो लोक आख्यान जो भारत के जनमानस में बैठे हुए हैं उस पर फिल्म बना रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूँ अमर चित्रकथा से। अमर चित्रकथा इस देश के बच्चे और विश्व के बच्चे बचपन से देख रहे हैं। आपने तब तो आपत्ति नहीं की कि अमर चित्रकथा एक गलत कहानी बता रही है। आपने श्री श्याम बेनेगल के डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी यही कहानी देखी है, और वो पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू की लिखी हुई है। तब तो लोगों ने उस पर आपत्ति नहीं की। कई और चैनल्स हैं जिन्होंने इतिहास के कुछ प्रकरण दिखाए, उसमें भी इस कहानी को इस तरह से प्रस्तुत किया गया, तब तो लोगों ने आपत्ति नहीं की। यशराज फिल्म्स ने इस कहानी को बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर प्रस्तुत किया तो लोगों को आपत्ति हुई। पर वो आपत्ति क्या है मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं स्वयं कहता हूँ कि पृथ्वीराज, संयोगिता, जयचंद्र, इनको लेकर अनेक मत हैं। मेरे पास वो सारे मत मेरे सामने पढ़े हैं। संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज चरित्र, और इसकी पूरी नोट्स मेरे पास है कि अलग अलग है। आप चाहेंगे तो मैं बताऊंगा। पृथ्वीराज रासों के दो संस्करण हैं, एक वाराणसी का है और एक राजस्थान का है। दोनों संस्करण अलग हैं। जो राजस्थान का संस्करण है वहाँ अंतिम युद्ध में तराई के महान वीर पृथ्वीराज की मृत्यु हो जाती है, और जो वाराणसी का संस्करण है उसमें कथानक बदल जाता है। उसमें सम्राट पृथ्वीराज को गजनी ले जाया जाता है, और जो कहानी आपने फिल्म में देखी वो ये है। इसमें संयोगिता के जौहर को लेकर तमाम बातें होती हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ था और कुछ घटनाएं हुई थी। ऐसी टिप्पणी करने वाले कृपया रासों को देख लें। इस पुस्तक के अंत में वह प्रसंग है, और इस पुस्तक के अंत में भी संयोगिता के आत्म उत्सर्ग का प्रसंग है। तो ऐसा नहीं है कि इसके निर्माता ने, इसके लेखक ने, या इसमें जो लोग काम करते हैं उन्होंने बिना किसी अध्ययन के इस फिल्म को बना लिया। हम लोग अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं। दूसरी बात, जब एक ऐसे वीर की बात आती है जो हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करता है तो शोर शराबा, हंगामा हो गया। लेकिन अकबर की जब बात आती है
और जब उसका विरोध होता है राजस्थान के समाज के द्वारा, तब उन्हें गलत साबित करने की क्या क्या कोशिशें नहीं होती। आशुतोष मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, उनकी सफलता पर मैं प्रसन्न हूँ और उन्होंने हमेशा मुझे शुभकामनाएं दी हैं। परंतु ये मैं आशुतोष की फिल्म पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अकबर के इतिहास पर बात कर रहा हूँ। अबुल फजल जो कह दे वो सही, फैज़ी जो कह दे वो सही, और चंद बरदाई वो कह दे वो गलत। मैं तो उसमें भी नहीं पढ़ रहा हूँ। एक काव्य है, उस काव्य में कुछ लोग इतिहास ढूंढते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसमें कोई इतिहास नहीं है। इससे भी मैं जानता हूँ, मैंने वो सारी टिप्पणियाँ भी पढ़ ली हैं कि कितना ऐतिहासिक है, कितना अनैतिहासिक है, लेकिन ये काम इतिहासकारों का है। उसका विवाद वो चलाते रहें, उसका विवाद वो फिल्मों पर न ले आए, फिल्मों को फिल्मों की तरह देखें। ये ठीक वैसी बात हुई है कि सिनेमा के पर्दे पर आग लगी हो तो कोई थिएटर में पानी नहीं ढूंढ रहा होता है आग बुझाने के लिए। रस्सी पड़ी हो और अंधेरा हो उसको लोग सांप समझ लेते हैं, लेकिन जैसे ही रोशनी आती है वो रस्सी रस्सी दिखाई देती है। तो कृपया आप रस्सी को सांप न समझें, और जिनके अपने राजनीतिक जो रोटियां सेकना चाह रहे हैं वो संप्रदायों में और अलग अलग आस्थाओं में विद्वेष उत्पन्न न करें। इस फिल्म का उद्देश्य पृथ्वीराज के शौर्य को दिखाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है, और जो हम लोग शुरू से कहते हैं कि धर्म, स्त्री, राष्ट्र, मूल्य रक्षक। सर, चूँकि कई बार किसी कहानी को जैसे आप जैसे दिग्गज मल्टी टैलेंटेड कलाकार उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं, और यशराज की अपनी एक लेगेसी है, अक्षय कुमार का अपना एक वर्चस्व है। जब ऐसे लोग किसी कहानी को उठाते हैं तो उस पर सबकी नज़र होती है और सब सवाल करते हैं। और ये तो इतिहास के सवाल हो गए जिनका जवाब आपने दिया, जिनसे आप थोड़े नाराज़ हैं, दुखी हैं। दूसरी बात है कि आपके फिल्म के किरदारों को जो चुनाव आपने किया है कलाकारों का, उस पर भी लोगों को ऐतराज़ है। उनको लगता है कि अक्षय कुमार पृथ्वीराज को जस्टिफाई नहीं करते किरदार के रूप में, या आपके विलेन को वो और पावरफुल देखना चाहते थे। इस पर भी आपका रिएक्शन? आपने कहानी सुनी होगी कि एक चित्र सड़क पर रख दिया जाए और लोगों को कहा जाए कि इसमें त्रुटियां ढूंढें, और शाम को आप तब तक पहुंचेंगे तो आपको लगेगा कि इस चित्र में हज़ारों त्रुटियां हैं। लेकिन फिर उस एक खाली कैनवास रखें कि इस कैनवास को बनाएं, इस पर चित्र बनाएं, तो शायद उस पर कोई लोगों के अपने अभिप्राय हो सकते हैं। और मैं उस अभिप्राय से असहमत होने वाला कौन? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये निर्देशक भी नहीं होना चाहिए था। मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि कोई मैं महान निर्देशक नहीं हूँ। मैं एक कहानी लेकर आने की कोशिश करता हूँ। और चलिए अक्षय कुमार पर बात करते हैं। लोग अक्षय कुमार की आयु पर बात करते हैं। मैं नाम नहीं लेता, इस देश में जो बहुत प्रसिद्ध धारावाहिक हुए हैं, आपको याद होगा कि उसमें यदि आप उनके मुख्य पात्रों की आयु देखें तो क्या उन चरित्रों के अनुकूल उनकी आयु थी? उत्तर है ना। हमने कृष्ण को हमेशा सांवरा कहा है। जिन्होंने भी इस देश में भगवान कृष्ण का चरित्र किया है, उनका रंग क्या है, उनकी आयु क्या है? लोग कहते हैं कि कहाँ है उसका इतिहास। मैं आपको बताता हूँ, महाभारतकालीन समाज सुखमय भट्टाचार्य की पुस्तक पढ़ लें, आप दंग रह जाएंगे। ऐसी आपको जानकारियाँ मिलेंगी। एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण चरित्र पर कई पुस्तकें, हरिवंश पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, भागवत है, सब कथाएं अलग हैं, सब में कुछ न कुछ आपको अंतर मिल जाता है। मेरे कहने का मतलब है, हर रचनाकार अपनी दृष्टि से अक्षय को देखता है। आपको यदि फिल्म अच्छी न लगी हो, ये आपका अपना नैतिक अधिकार है उसको रिजेक्ट करने का। आपको वो पात्र अच्छे न लगे, ये भी आपका नैतिक अधिकार है। लेकिन इसके लिए एक आंदोलन चला देना, ये मुझे थोड़ा सा नया लग रहा है। क्या इसके पहले जिन भी लोगों ने ऐतिहासिक पात्र किए हैं वो सब उन छवियों के अनुकूल हैं? तो आप थोड़ी सी खोज करेंगे तो आपको पता चलेगा नहीं। हम जानते हैं कि जब स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर ने अकबर की भूमिका की थी तो वो अकबर जैसे नहीं थे। और भी जिन्होंने, क्योंकि अकबर के चित्र हमें प्राप्त हो जाते हैं, और भी जिन लोगों ने अकबर की भूमिका की वो वैसे नहीं थे। अचानक जब अक्षय कुमार करता है तो इस देश के कई लोगों को चिंता होने लग जाती है
कि ऐसा व्यक्ति ये भूमिका क्यों कर रहा है। मैं उनसे एक प्रार्थना करूंगा कि आप राजस्थान की जो चित्रकारी की परंपराएं हैं उसमें बूंदी परंपरा की मिनिएचर पेंटिंग देख लीजिए, शायद आपको संतोष होगा कि इसी तरह का कद काठी उसका दिखाया गया। अलग अलग चित्रों में बाण भेद रो पत्र, इसकी कुछ फोलियो, इसके कुछ चित्र हमारे नेशनल म्यूज़ियम में हैं, हमारे उदयपुर म्यूज़ियम में है। और अंत में ये क्या है, ये कवि एक चित्रकार की कल्पना है। असली पृथ्वीराज को देखकर पेंटिंग बनाई गई हो ऐसा मुझे नहीं लगता है, और मुझे लगता है हम सब अपने अपने पूर्वाग्रहों के बंदी हो गए हैं। एक और बात थी कि इस फिल्म की जो कास्टिंग हुई है सर, मतलब सबको देखा जाए, सबकी हाइट, हेल्थ, उनका जैसे संजय, मुख्य जो आपके तीनों किरदार हैं, क्या सोचकर और किस तरीके से आपने कास्टिंग की थी, चुनाव किया था? मेरे दिमाग में ये था कि सब योद्धा है, पृथ्वीराज सब दुर्धर्ष महान योद्धा हैं, मैं उनको ऊंचा चाहता था। मेरे अपने पैरामीटर मैंने अपने लिए तय किए थे कि 6 फीट। तो फिर जैसे ही उनको तय किया तो फिर काका कन्न जो उनके काका हैं वो भी 6 फीट, चंद्रवरदाई जो उनका मित्र है, उनका राजकवि है, उनके साथ युद्ध पर जाता है। और एक पढ़ाई में बात आई कि समवयस्क थे और एक ही दिवस उनका जन्म भी हुआ है, तो मैंने ज्योतिष की दृष्टि से भी सोचा कि उनकी कद काठी समान होगी, इसलिए वो भी 6 फीट का। अधिकतर जो सामंत हम लोगों ने चुने उनके, वो लगभग 6 फीट से ऊपर के हैं। तो एक जिनकी सुंदर शरीर यष्टि हो, जो सुंदर दिखें, ऊंचे दिखें, ऐसे लोगों को हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी सर आप लोगों ने, कौन कौन से एक्टर हैं कि दिमाग में? हाँ, नहीं, एक लिस्ट बनाई थी कि कौन कौन लोग हैं जो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 6 फीट से ऊंचे हैं। जब सर आपने इस कहानी को 18 साल पहले पहली बार लिखा था या इस पे काम करना शुरू किया था, तब भी आपने कई लोगों को अप्रोच किया था। आपका पहला हीरो, अगर आप सबको पता है, मतलब इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है कि ये कथा श्री सनी देओल के लिए लिखी गई थी। वो इसके निर्माता भी थे, लेकिन उस समय बाज़ार ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वो फिल्म नहीं बन पाई। उसके बाद इस कथा को लेकर मैं कईयों के पास गया। कुछ ऐसे भी कलाकार मिले जिन्होंने मेरी कथा जैसे ही मैंने ख़त्म की उसके बाद वाइकिपीडिया देखा, उन्होंने पहले कहा कि हम तो जानते हैं कि उनको नहीं मारा है। मैंने कहा सर आप अब वाइकिपीडिया देख रहे थे, ज़रा थोड़ा और आगे देख लीजिए। जैसे ही उनको पता चला कि रासों में कथा ये है कि पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने मुझे बड़ी विनम्रता से ससम्मान मना भी कर दिया। वो उनका अपना निर्णय है। तो मेरे कहने का मतलब है कि 14 वर्ष बाद एक बहुत ही कर्मयोगी श्रेष्ठ निर्माता मिला और एक ऐसा कलाकार जो अपने मनोयोग से उस पर काम करना चाहता था। उसको लेकर तमाम तरह की बातें लोग कर सकते हैं, चलती भी रहेंगी, परंतु मुझे लगता है कि एक कलाकार का मूल्यांकन वो कितना मोटा है, कितना पतला है, कितना ऊंचा है, इसके आधार पर नहीं किया जाता। क्या वो पृथ्वीराज कई बार असफल भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि हर कलाकार जो भूमिका करता है उसमें वो सफल, लेकिन पूरी टोटालिटी में उसकी एक भूमिका है। आप फिल्म के सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं देखते हैं, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि ये दर्शक का अपना अधिकार है, उसे टिप्पणी करने का, आलोचना करने का, रिजेक्ट करने का, स्वीकार करने का, ये उनका अधिकार है। जब चाणक्य आता था तो लोग अपने बच्चों से कहते थे कि ये ज़रूर देखना, बोर लगे तब भी देखना, क्योंकि चाणक्य थोड़ा ऐसा भी था, क्योंकि लोग अपने बच्चों को उससे पढ़ा भी रहे थे चाणक्य दिखाकर। और मैं जब ये देख रहा हूँ, इसमें कुछ किरदार ऐसे जैसे कि चंद्रवर्ती का किरदार है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मतलब आप इसमें फिट हो सकते थे, एज के उसमें नहीं। मेरा कद छोटा है इनसे। मैं अक्षय को कभी गले नहीं मिलता, इसलिए कि मुझे ठीक वैसे लगता है कि अफजल खान शिवाजी मिल रहे हैं, छत्रपति शिवाजी मिल रहे हैं, इसलिए कि वो बहुत नहीं होता है। और दूसरी बात, मेरी अभिनय करने की कोई बड़ी रुचि नहीं थी। सर एक और चीज़ थी कि अभी अक्षय के साथ इस फिल्म के दौरान जो आपका रिश्ता बना है, शायद इसी के समय आप लोगों ने तय कर लिया था कि राम सेतु आप लोग बनाएंगे। जी। इस दोस्ती के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि कैसे तय हुआ कि हम एक और फिल्म करेंगे। हम लोग कई महीनों साथ में बैठे पृथ्वीराज के दौरान, और उस दौरान मुझे लगता है उनको ये समझ में आया कि मैं बहुत सारे विषयों को पढ़ता हूँ।
तो एक दिन उन्होंने मुझे अचानक पूछा कि राम सेतु के बारे में तुमने कुछ सुना है? मैंने कहा हाँ सुना है, उस पूरे आंदोलन से मैं परिचित हूँ। 2007 में क्या हुआ था, उसके बाद किन किन लोगों ने उस पर काम किया, पाराशरन जी उन्होंने किस प्रकार से लड़ाई की। तो बोले तुमने तो पढ़ा है? मैंने कहा नहीं, चूँकि मैं ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता हूँ जो पढ़ने वाले लोग हैं। तब उन्होंने मुझे इसके लिए आमंत्रित किया कि मैं इस फिल्म में अपनी एक छोटी सी भूमिका निभाऊँ, जिसको क्रिएटिव प्रोड्यूसर कहते हैं। और अभिषेक बहुत ही उदार मन से उसने मुझे स्वीकार किया। तो जल्दी ही आप देखेंगे उसको। मैं जब ये किताब ही देखता हूँ और आपकी बातें सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आपने बहुत रिसर्च किया है और किया है सच में। और मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि आपका जो पूरा रिसर्च है मतलब वो फिल्म में उस तरीके से मतलब आप बहुत कुछ और दिखा सकते थे, बहुत कुछ कह सकते थे। तो क्या आज़ादी समय क्या क्या चीज़ें आपके उसमें आड़े आ रही थी? देखिए, श्री आदित्य चोपड़ा की ओर से मुझे पूरी स्वतंत्रता थी। आर्थिक कोई पाबंदी नहीं थी, लेकिन आप जानते हैं हर एक फिल्म की अपनी एक सीमा होती है और समय की अवधि की भी सीमा होती है। आपने देखा होगा कि अतीत में कुछ बहुत ही सुंदर फिल्में लंबी होने के कारण नहीं चली। हम लोग वो रिस्क लेना नहीं चाहते थे। हम लोग चाहते थे, और मैं बायोग्राफिकल फिल्म नहीं बना रहा था। लोग जो बार बार कह रहे हैं, लोग अपनी इच्छा देख रहे हैं, वो अपने तरह का पृथ्वीराज देख रहे हैं। मैं उनके जन्म से शुरू नहीं करना चाह रहा था। उनके जीवन के सबसे बड़े पराक्रम को मैं रेखांकित करना चाहता था। और वो जो मूल्य हैं, जहाँ से वो कहानी शुरू होती है कि मीर हुसैन गोरी का भाई उनके यहाँ शरणागत लेने आता है, और कैसे एक हिंदू सम्राट अपने तमाम सामंतों की इच्छा के विरुद्ध जाकर भारतीय मूल्य के लिए कहता है कि मैं शरण दूंगा। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होगा कि उसके लिए इतना बड़ा संघर्ष और इतना बड़ा युद्ध हो जाएगा। उस चुनौती पर भी उन्होंने उसको शरण दी। उसके बाद की आपने कहानी देखी, उन्होंने गौरी को क्षमा किया और उसके बाद भी गौरी का व्यवहार आपने देखा है। तो मैं इसी घटना को 1191 और 1192 की घटना को लेकर काम करना चाहता था। इसलिए कि घटना अगर छोटी रही तो आप फिल्म ज़्यादा प्रभावी, वरना मैं बचपन लेता फिर उनका सम्राट बनना, तो फिर वो कहानी भटक जाती है। देखिए, हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं और आज फिल्म की जो कमाई हर दिन हो रही है उसको सेलिब्रेट करें। और आज अब 40 करोड़ पार मतलब उससे ज़्यादा हो जाएगा, 39 करोड़ का आंकड़ा है हमारे पास। आप इसको देखते कैसे हैं? ये उम्मीद क्या थी? मतलब अक्षय कुमार वो हैं और यशराज वो हैं जो 40 करोड़ फर्स्ट शो मतलब फर्स्ट डे का कलेक्शन होता है। तो हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं क्योंकि हमको निगेटिव्स पे नहीं जाना है। आपके विचार इस पर? मेरे विचार बड़े स्पष्ट हैं। मतलब अगर आप, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप इतने दीर्घ काल तक कहाँ गायब हो जाते हैं। उनको मैं कहता मैं गायब नहीं होता हूँ। कहानियाँ भारत के इतिहास में अनेकों पड़ी हैं और मुझसे ज़्यादा प्रतिभावान डायरेक्टर हैं। सच्चाई यह है कि इतिहास को लेकर लोग काम करने से कतराते हैं। कतराते इसलिए हैं कि एक इतिहास प्रस्तुत आपने किया नहीं कि उसको लेकर तमाम तरह के विवाद हो जाते हैं। लोग फिल्म बनाएं या विवादों से लड़ें, और यदि फिल्में गिर जाती हैं विवादों के कारण तो निर्माता हतोत्साहित हो जाता है। मुझे इसका परिणाम देखना है कि ये पहली ऐतिहासिक फिल्म थी यशराज की। यदि ये सफल होती है तो वो दूसरा बनाने का साहस करेंगे, वरना उनका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि उनकी संस्था तो लगातार फिल्में बना ही रही हैं। वो जिस ढर्रे पे चल रहे थे, मुझे याद है अक्षय ने व्यक्तिगत तौर पर भी मुझे कहा और कुछ लोगों को भी टीवी इंटरव्यू में कहा कि मैं रावड़ी राठौड़ बना ही रहा था। उस फिल्म में मुझे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं, हाउसफुल में भी ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मैंने एक कोशिश की, अगर लोग इसको रिजेक्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, आई विल गो बैक टू रावड़ी राठौड़। लोग वही देखना चाहते हैं कि जिसमें कोई विवाद ना हो, तो ठीक है वो करूँगा मैं। तो नुकसान किसी इस समय हो सकता है थोड़ा सा आर्थिक हो। रचनाकारों का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि मैं भी अब सोचूंगा कि मैं ये कहानी लूँ या ना लूँ, और अगर कहानी लेता हूँ तो मैं उस सारे दल से बाहर जाऊँ जिसका संबंध राजस्थान की पृष्ठभूमि से हो, जिसमें अलग अलग संप्रदाय और आस्थाओं के लोग हों, क्योंकि उसको लेकर विवाद होगा। एक हर किसी को लगता है कि ये हमारे ऊपर आक्रमण है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका मतलब वापस अतीत में प्राचीन भारत में जाओ जहाँ ये संघर्ष कम है। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि लोग दोष ढूंढ लेते हैं। गुण देखने वाले कम हैं और दोष देखने वाले, ये बाबा तुलसीदास ने ही लिखा है कि हम एक ऐसे युग में हैं जहाँ गुण बहुत कम देखते हैं, दोष बहुत
ज़्यादा देखते, और जहाँ विष्णु होंगे वहाँ राहु न हो, ये हो ही नहीं सकता। जहाँ सूर्य है वहाँ राहु आएगा, तो विघ्न करता रहते हैं, पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये जो रोज आंकड़े आते हैं उस पर बात होती है आपकी? मैं नहीं देखता, मैं आंकड़े कभी नहीं देखता, और मुझे स्पष्ट कहा गया कि आंकड़े देखना आपका काम नहीं है, आपका काम रचना करना है। आज भी मेरी श्री आदित्य चोपड़ा से बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, मैं आपके लिए जनता से अप्रूवल नहीं मांग रहा हूँ। मैंने आपको लिया था, विश्वास था, और उस विश्वास पर आप खरे उतरे हैं। मुझे आप पे गर्व है जिस तरह से आपने काम किया है। इसलिए आपको किसी भी तरह से इस फिल्म का जो भी परिणाम हो, आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना ही बहुत बड़ा संबल है। सर, ये तो मेरे सवाल थे। यदि आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में आपकी अपनी बात कोई शामिल करनी हो, जनता का मैंने देख रहा हूँ कि मैंने कई जगहों पे पढ़ा, और संयोगिता के अंत को लेकर उनके मन में बहुत सारी कहते हैं कि वो जिज्ञासाएं हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कृपया वो रासो जो उपलब्ध है बाज़ार में, वो रासो के शायद PDF भी उनको मिल जाएंगे, वो पढ़ लें। वो अंतिम ही चैप्टर है दोनों ही जगह पे। उनको पता चल जाएगा कि जो कल्पना उनके मनों में है वैसा संयोगिता के साथ नहीं रहा। दूसरा, 4 आवास 24 गज, तो इसमें नरसिंह परदेसी ने इसकी पूरी चिकित्सा की है। नरसिंह परदेसी ने पृथ्वीराज के इतिहास पर, अभी बहुत ही जवान इतिहासकार हैं, इन्होंने इस पर पूरा लिखा है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण चारणों द्वारा रचा गया है। और पृथ्वीराज रासो में 4 बास की कहीं कोई बात नहीं है। गज शब्द की उत्पत्ति पर उन्होंने विशद अध्ययन किया है। कई लोगों ने रावण शब्द पर आपत्ति की, तो मैं उन्हें बता दूं कि रावण शब्द ये रासो से ही है। मैं वही पंक्ति पढ़ता हूँ, ईसो राज प्रतिरात जीसो अहंकारी रावण। तो ये वरुण ग्रोवर की पंक्ति नहीं है। उसके आगे की भी जो कविता है, जो पश्चिम से पूरा सूरज उगकर, वो भी रासो की रचना है। कई लोग इसके उर्दू प्रचुर या अरबी प्रचुर भाषा पे बात करते हैं, तो वह भी मैं श्लोक पढ़ देता हूँ। उक्ति धर्म विशालस्य राजनीति नवम रसः षट भाषा पुराणम च कुराणम कथितम मया। कवि कहता है कि मैंने इस ग्रंथ में सुक्तियाँ, उच्च धर्म, राजनीति, नवरस, षड भाषा, पुराण की शैली को लिए हुए और कुरान अर्थात यवन भाषा युक्त वर्णन किया है। मैं ये बहुत सारे ले आया था कि देखें कि हिंदी भाषा में अरबी, तुर्की, उर्दू, हमारे जीवन में आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सांस आप ले रहे हैं, हवा, वो शब्द भी विदेशी है। हिंदी ये पर्शियन शब्द है महाराज। तो जिस हिंदी के लिए हम लड़ रहे हैं संस्कृत निष्ठ, तो मैं आपको ज़रा बताऊं, देखो अरेबिक शब्द कहाँ से आए हैं हिंदी में, और ऐसे 3500 से ज़्यादा शब्द हैं। आप लोग कोशिश करें कि हिंदी भाषा का उद्गम और उर्दू भाषा का उद्गम, उर्दू भाषा इसी देश में पैदा हुई है, और हमारी 22 राष्ट्रीय भाषाएं जिसको हम कहते हैं, उसका वो एक हिस्सा है। भारत उर्दू विदेशी भाषा नहीं है, यहीं उसका जन्म हुआ। इसलिए मैं उसका तिरस्कार नहीं करता हूँ, और मैं उसको किसी भी प्रकार से कम नहीं मानता, और वो कई भाषाओं को मिलकर बनी है। अब देखिए, अक्सर, अजनबी, अदब, अमीर, अर्ज, आलिम, इमाम, इलाज, एक एक शब्द अगर आप देखेंगे तो जो आप हर दिन अपने जीवन में बोलते हैं, कलम, कसम, कत्ल, उम्र, गलत, गलती, जवाब, ये सब अरबी इनका स्रोत है। और मज़ेदार बात देखिए, पुर्तगीज़ शब्द कहाँ से आए? अनानस, अलमारी, स्पात, कमरा, कमीज़, जो आपने कमीज़ पहन रखी है, ये पुर्तगीज़ है, ये हिंदी शब्द नहीं है। गिरजा, चाबी, चाबी हर दिन हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी पुर्तगीज़ शब्द है। पादरी, छोड़ दीजिए, हिंदी तो मैंने आपको जैसे कहा। और उर्दू के उद्गम में एक इतिहासकार का यहाँ तक दावा है कि उर्दू का उद्गम ब्रज भाषा से हुआ है। मज़ेदार बात है कि छोटी सी कुछ कहता हूँ आपको कि देखिए, चाय, तौलिया, ये सारे के हफ्ता, कातिल, दुकान, बादाम, ये सब तुर्की भाषा से आए हुए हैं। तो आप अपने दैनंदिन जीवन में जिन शब्दों का रोज़ प्रयोग करते हैं,
वे भारत की भाषाओं से ही है। और एक मैं 100+ कोर उर्दू वर्ड्स हमारे रोज़मर्रा के जीवन में, आपको आश्चर्य होगा। आसान, मुश्किल, अच्छा बुरा, नज़दीक, हाँ ना। दिन में आप कितनी बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हाँ और ना? ये उर्दू शब्द है। इस्तेमाल, आना जाना, गच्छ आगच्छ, आना जाना उर्दू शब्द है। हंसना, बनाना, पसंद, चाहना, लेना, देखना, आँख, नाक, कान, छोटा, खूबसूरत, बदसूरत, मुश्किल, साल, आज, कल, जो हम रोज़ इस शब्द का प्रयोग करते हैं उर्दू शब्द है। घंटा, समय के लिए जो हम कहते हैं, उर्दू शब्द है। बुध, मंगल, हफ्ता, सिफर से, तबला, 2, 3, 4, 5, ये सारे शब्द वहाँ से आए हैं। तुम, हम, वो, क्या, कहाँ। तो मेरे कहने का मतलब है भाई, हम अपने जीवन में हर दिन उर्दू, पुर्तगाली, अरबी शब्द, उसके बिना हमारी भाषा नहीं है। और वही नहीं, इतना कहने के बाद मैं एक छोटा सा निवेदन करूँगा। हमारे खान पान, हमारे वस्त्र, सब में जो है वो विभिन्न सभ्यताएं हैं। गुलाब जिसकी बात करते हैं वो भारतीय फूल नहीं है। गुलाब जामुन जिसकी बात करते हैं वो भारतीय मिठाई नहीं है। जलेबी जिसकी बात करते हैं वो भारतीय मिठाई नहीं है। जिस आलू के बिना हिंदुस्तानी रसोई नहीं चलती है वह भारतीय नहीं है। मिर्च, मसाला, गरम मसाला, गरम शब्द पर्शियन है। हिंदी जो वो भी पर्शियन शब्द है। कृपया पर्शियन भाषा के कौन कौन से शब्द हमारे इसमें हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा आश्चर्य होगा। गुलाब जामुन ये पर्शियन है। जलेबी ये मिडल ईस्ट से आई हुई है। फ़िल्टर कॉफ़ी ये यमन से है। दाल भात नेपाल। राजमा मैक्सिको। समोसा, संबोसा इसका ओरिजिनल शब्द है, मिडल ईस्ट। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हिंदी भाषा को अरबी, उर्दू, पर्शियन, इन भाषाओं ने समृद्ध किया है। और ऐसा नहीं है कि हमारी भाषाओं के शब्द उनकी भाषाओं में नहीं गए। अंग्रेजी से भी हिंदी के शब्द गए। भाषा कोई रुका हुआ पानी नहीं है। भाषा एक प्रवाह है जिसमें कई प्रकार की, मैंने तो कहा कि आपको स्वयं चंदबरदाई कहते हैं कि मैंने यवन भाषा का प्रयोग किया है। और वही नहीं, जिस बात को कह के मैं अपनी बात खत्म करूँगा कि राम के चरित्र को जिसने गाया और जो 400-500 साल से भारत के जनमानस में गूंज रहा है, उस रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरबी, पर्शियन, उर्दू, पंजाबी सब तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं गरीब निवाज राम, गरीब निवाज राम, राम को गुलाम, इस तरह के कई शब्द आपको मिलेंगे। मेरे पास एक पुस्तक है, उसमें कौन कौन सी भाषाओं से रामचरितमानस में बाबा ने शब्दों को लिया। न सिर्फ शब्दों को लिया है, जब उनका मन हुआ उन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। ये कवि की ताकत होती है। तो बस मुझे इतना ही कहना है कि आप फिल्म को फिल्म के तौर पर देखें, उससे ज़्यादा सारी जिम्मेदारी भाषा विज्ञान की, इतिहास की, ये सब फिल्मकारों पर न डालें। और अगर मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग अध्ययन नहीं करते होंगे, थोड़ा एक बार देख लें रासों को। और रासों पढ़ने के बाद आपको लगता है कि कोई मैंने बहुत बड़ा, कई लोगों का प्रश्न है कि चित्ररेखा कैसे हो सकती है, उनकी प्रेयसी, गौरी की प्रेयसी चित्ररेखा कैसे हो। भाई मैंने नहीं लिखा है, चंदोबरदाई ने लिखा है। मैं बता दूं कि दुर्गा केदार गौरी का कवि है, और चंदोबरदाई ने जैसे पृथ्वीराज की प्रशंसा की है उसी तरह से बिरदावली शान में जयचंद्र के भी लिखा है। जयचंद्र को उन्होंने कर्ण कहा है और पृथ्वीराज को अर्जुन कहा है। उसी प्रकार से उन्होंने मोहम्मद गौरी की भी प्रशंसा की है। ये कवि की दृष्टि है। कवि संप्रदाय का आधार लेकर किसी की निंदा और ये नहीं करता। तो हम लोग की भी दृष्टि है, हम लोग किसी संप्रदाय, किसी धार्मिक दृष्टिकोण से फिल्म को नहीं देखते हैं। हम लोग भारतीय जीवन मूल्यों को लेकर पृथ्वीराज की क्या सोच थी, शरणागत वत्सल, स्त्री और धर्म की रक्षा, स्त्री के अधिकारों की रक्षा, स्त्री को समानता का अधिकार। कई लोग दुखी हो गए कि ये कौन से
स्त्री सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, चंद वरदाई लिख रहे हैं। दिल्ली की आधी गद्दी उन्होंने संयोगिता को दी थी। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई, शुभकामनाएं। अभी बहुत बहुत काफ़ी हफ्ते बाकी हैं जहाँ पे हमारी फिल्म अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी शुभकामनाएं उसकी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।